सेलिना ने सामने उस आदमी को देखा जिसकी उसे कमी लगी थी। वह कुछ पलों के लिए थम गई। उसकी आंखों में एक जलन सी उठाई और उसने कहा, ऑस्वाल्डो। लोमड़ी चेहरे वाला युवक मुस्कुराया, तुम्हारे पास अभी भी थोड़ा वक्त बचा है, कुछ और बातें करने की कोशिश करो। सेलिना ने घबराहट दबाते हुए उसे बेरुखी से देखा। तुम सोचते हो तुम्हारे साथ आए इन कुछ लोगों से तुम उसे धमका लोगे? उसने पीछे खड़े लोगों की ओर नजर दौड़ाए। उसके चेहरे पर तिरस्कार और अवमानना झलक रही थी। तंज कसते हुए बोली, तुम लोग खुद को बहुत ज्यादा आंक रहे हो। युवक ने खतरनाक आंखें चराकर मुस्कुराया, तो हमें तुम्हारा शुक्रिया कहना चाहिए। तुम्हारे बिना हमें मौका ही नहीं मिलता। पर तुम्हें गुमराह करने के बाद सब कुछ बदल गया। ये कहकर उसने अपने शरीर से कुछ निकाला। वह एक बोन पपट था, चीनी मिट्टी जैसा सफेद, बारीकी से नक्काशी किया हुआ। चेहरे के सूक्ष्म भाव भी जीवंत दिख रहे थे। जैसे ही सेलिना की नजर उस बोन पपट पर पड़ी, वह थम गई और उसकी आंखों की पुतलियां अचानक से कुड़ गई। अगले ही पल वह बिना किसी चेतावनी के आगे बढ़ी। वह उसके ऊपर चाकू ताने खड़ा था। शायद उसने उम्मीद नहीं की थी कि सेलिना इतनी खतरनाक हरकत करेगी, इसलिए वह सहज रूप से चाकू का नोक आगे से हटा गया। इस कुछ सेकंड के फाके में जिन हस्तियों के बीच वह खड़ा था, हाथ में रखा वह बोन कार्विंग गायब हो गया। सेलिना ने चीज छीनी और बिना झिझक दरवाजे की ओर भागते हुए चिल्लाई, इन्हें 1 मिनट में रोक दो। उसकी आवाज गिरते ही वह तेजी से बाहर निकल चुकी थी। लोमड़ी चेहरे वाला युवक दंग रह गया और समझ गया क्या हुआ है। उसका चेहरा पीला पड़ गया। बकवास। वह मुड़कर उसका पीछा करने लगा, पर लेव पहले ही दरवाजे पर आकर उसे रोक चुकी थी। लड़की पूरी तरह से भिड़ने की मुद्रा में थी। एक हाथ में उसका लकी कैट और दूसरे में एक तेज छोटी चाकू थी। उसने आगे बढ़ते लोगों पर तेजी से वार किए। सेलिना ने बोन कार्विंग पकड़ते ही तुरंत एलिवेटर के डाउन बटन को दबाया। फिर भी उसने मुड़कर रूफटॉप की तरफ भागना चुना। वह छत पर भागकर पहुंची, पीछे से दरवाजा अंडस को लॉक कर दिया और किनारे की ओर दौड़ी। एक हाथ से उसने बोन कार्विंग जमीन पर रखा और सिर घुमाकर नीचे ऑस्वाल्डो की तरफ देखा। वह आदमी होटल के प्रवेश द्वार से दौड़ते हुए आ रहा था और करीब आ रहा था। सेलिना का चेहरा पीला पड़ गया, पर उसके हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने जल्दी से बोन पपट का सिर मोड़ा और कुछ क्लिक्स के बाद वही नाजुक दिखने वाला बोन पपट पूरी तरह बदल गया। वह एक बारीक बना हुआ मैकेनिकल उपकरण निकला। ठंडी पसीना सेलिना की ललाट पर था। उसकी उंगलियां तेजी से कुछ कीज दबा रही थी। इसी बीच फॉक्स मास्क पहने युवक आखिरकार कमरे से बाहर निकलकर नीचे आया। उसने पहले से नीचे उतरे हुए एलिवेटर पर नजर डाली और कसम खाकर पीछा करने को ही था कि अचानक उसे कुछ याद आया और वह सीढ़ियों पर रोक गया। कुछ क्षण बाद उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आई और वह वापस छत की ओर भागा। सेलिना जब मैकेनिकल उपकरण को खोल रही थी तो वह ऑस्वाल्डो की हर हलचल पर निगाह रखे हुए थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि अगली ही घड़ी में उसे खून में लथपथ देखकर टूटते हुए देखेगी। वह बहुत डर रही थी, पर इतनी तीव्र स्थिति में भी उसके हाथ नहीं कांपे और उसने जो कुछ हाथ में था उसे तेजी से खोलना जारी रखा। अचानक दरवाजे के टूटने की क्लैंग आवाज आई। अगले ही सेकंड में फॉक्स मास्क युवक दरवाजा लात मारकर खोलकर बंदूक लिए अंदर आया। सेलिना का चेहरा ठंडा था। उसने उसे निहारा। पहले तो फॉक्स मास्क युवक हंस रहा था, पर जब उसने देखा सेलिना क्या कर रही है तो भय के मारे चिल्लाया, तुम क्या कर रही हो? सेलिना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी पतली उंगलियां इतनी तेज और लगभग अदृश्य चाल में उस मैकेनिकल डिवाइस को खोल रही थी। जब युवक समझा कि सेलिना क्या कर रही है, उसकी निगाहें तीखी हो गई। वह सेलिना को ऐसे घूरने लगा मानो खाना खा जाए। तुम कौन हो? कैसे तुम सीक्रेट पर्ल को कंट्रोल कर सकती हो? सेलिना ने तंज भरे स्वर में सख्ती से कहा, ये सवाल मुझे पूछना चाहिए। सीक्रेट पर्ल तुम्हारे बस की कोई चीज नहीं है। तुमने ये सीक्रेट पर्ल कहाँ से हासिल की? युवक ने ठंडे अंदाज में हंसते हुए उसकी तरफ बंदूक तानी। हालांकि मैंने कहा है कि मैं महिलाओं को नहीं मारता, पर आज अपवाद बनाना पड़ेगा। सेलिना ने तिरस्कार से उसे देखा। कोशिश करनी है, सोचो किसकी जिंदगी पहली जाएगी। युवक ने निर्भीकता का ढोंग करते हुए उसे देखा, पर उसकी आंखों में डर और बेचैनी छुप नहीं पाई। अचानक वह हंसा, तुम सोचती हो तुम सफल हो सकती हो? उसकी आंखों में उपहास था। उसने उसकी अज्ञानता पर कटाक्ष किया। सीक्रेट पर्ल का निर्माता तो अब मर चुका है। तुम्हारे सिवा इस दुनिया में किसी ने भी उसके द्वारा निकले जाने वाले किलिंग मूव को फिर से हासिल नहीं किया। तुम एक कमजोर औरत जिसे मैं अपनी कलाई से मार सकता हूँ, कैसे सीक्रेट पर्ल को चुनौती दे रही हो? किस हिम्मत से? सेलिना ने तिरस्कार से कहा और उसका हाथ और तेजी से हिलने लगा। औरत होने में क्या दिक्कत है? क्या तुम नहीं जानते कि सीक्रेट पर्ल की रचनाकार भी एक औरत थी? औरत होने का तुम क्या हक उठाते हो उससे तुलना करने का? युवक ने घृणा से सेलिना को देखा, जैसे उसकी बात ने किसी की प्रतिष्ठा पर हमला किया हो। बेहिसाब औरतों को और भी मर जाना चाहिए। सेलिना की आंखों में कुछ असीम चमक दौड़ी, पर वह चुप रही। युवक ने होटल के लॉबी की ओर देखा और सोचा कि सेलिना कभी ऑस्वाल्डो को बचा नहीं पाएगी। फिर भी वह बेतुकी तरह से इस औरत से डर गया और तय किया कि वह उसकी आखिरी जंग का आनंद उठाएगा। उन कुछ क्षणों में दोनों ने साफ देखा कि ऑस्वाल्डो पहले ही होटल लॉबी तक पहुंच चुका था। वह 2 मिनट से भी कम समय में यहाँ होगा। सेलिना के होठ हल्के से पीले पड़ गए। उसने उस बंदूक को नजरअंदाज कर दिया जो किसी भी पल उसकी जिंदगी छीन सकती थी। सिर झुकाकर उसने हाथों पर पूरा ध्यान दिया और जिस मैकेनिज्म को वह पकड़ रही थी उसे सावधानी से खोलना और जोड़ना शुरू किया। युवक ने सोचा शायद सेलिना का चेहरा काफी परेशान नहीं दिख रहा, इसलिए वह हंसा और बोला, अगर तुम उस आदमी से इतनी मोहब्बत करती हो, सुन लो, तुम्हारे पास 1 मिनट है। 1 मिनट के बाद तुम अपने चाहने वाले को अपने सामने मरते हुए खून से लथपथ देखते हुए देखोगी।
सेलिना ने सिर हल्का किया और अपने होंठ के एक छोर को काट लिया। खून निकला पर उसने अपने कांपते हाथों को संभाल लिया। सीक्रेट पर्ल का खतरा बहुत बड़ा था। यदि उसका हाथ भी थोड़ी सी हिलता, वह ऑस्वाल्डो को बचा ही नहीं पाएगी और खुद वहीं मर सकती थी। युवक ने उसके खून वाले होंठों की तरफ देखा और बुरे मनोदशा से हंसता हुआ अपनी घड़ी पर काउंटडाउन देखने लगा। 55, 55। आवाज सेलिना के कानों में किसी भयंकर मृत्यु घंटी की तरह गूंजी। वह सिर नीचा रखे चुप रही और अपने हाथ में रखे छोटे बोन पपेट को परत दर परत अलग होते देखती रही। 39, 39। सेलिना की कटु आंखें उस अब अपरिचित चीज पर जमी थी जो उसके हाथ में थी। सेलिना ने ठंडे स्वर में कहा, वो मेरा मैन है। 20, 19। दुष्ट की उत्तेजित गिनती जारी रही, लेकिन सेलिना की निगाहें अब किसी और चीज पर नहीं थी, बस उसकी हथेली में रखा छोटा बोन काविंग दिख रहा था। युवक ने ऑस्वाल्डो की धुंधली परछाई को होटल में घुसते देखा और उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान फैल गई। कितना अफसोस, तुम दोनों आखिरी बार एक दूसरे को देख भी नहीं पाओगे। सेलिना ने उसकी घमंडी हंसी को अनदेखा किया। उसकी आंखें ठंडी थी और उसकी उंगलियां इतनी तेज चल रही थी कि हवा में उनकी परछाई सी रह गई। युवक धीरे धीरे बंदूक ताने हुए उसके करीब आया। हालांकि तुम दोनों साथ मर नहीं पाओगे, पर मैं दया दिखाकर तुम्हें एक साथ मौत दे सकता हूँ। 10, 9, 8, 3, 2, 1। एक बोलते ही उसके चेहरे पर निर्दय चमक उभरी और उसने सेलिना के दिल पर गोली चला दी। ... उसी पल आधी सीढ़ियां चढ़ चुके ऑस्वाल्डो को अचानक एक प्रचंड खतरे का एहसास हुआ। क्षण भर में उसका शरीर दिमाग से पहले प्रतिक्रिया कर गया। वह अजीब तेजी से पीछे हट गया। हवा में कुछ उसके बालों के पास से गुजरा, लेकिन उसकी पैनी नजर के बावजूद उसने कुछ देखा नहीं। फिर भी उसने मौत के बिल्कुल पास से गुजरने की ठंडी सनसनी महसूस की। उसकी आंखों में खून उबलने लगा। उसने धीरे से सिर उठाया और अपनी नजर रूफटॉप पर जमा दी। ... नीचे के फ्लोर पर वह युवक जिसने सेलिना पर बंदूक तानी थी, अचानक भयंकर डर से भर गया, जैसे किसी भयावह जीव ने कुछ पल पहले उसे ऊपर से घूरा हो। अगला दृश्य देखकर वह पूरी तरह सन रह गया। जैसे ही उसने एक कहा, सेलिना के हाथ में रखा बोन काविंग कई क्लिक क्लिक जैसी मैकेनिकल आवाजें करने लगा। वह घातक हथियार मानो अपना खोया हुआ हिस्सा वापस पा चुका था। पल भर में उसने फिर से अपना मुंह रूप धारण कर लिया। वह सेलिना की हथेली में फिर से शांत पड़ा था, एक बोन काविंग जिसमें कोई खतरा नहीं दिखता था। भले ही युवक ने कुछ देखा नहीं, पर वह समझ गया सेलिना जीत गई है, क्योंकि जो गोली उसने चलाई थी, जो सेलिना को मार सकती थी, अब केवल धूल बनकर उनके पैरों के पास बिखर चुकी थी। यही है सीक्रेट पर्ल, अदृश्य और अजेय जौहर रक्षा को तोड़ देती है। एक बार सक्रिय हुई तो 5 किलोमीटर के दायरे में कोई जीवित नहीं बचता। तुम कौन हो? युवक की आवाज डर के मारे कांप उठी। सेलिना ने सीक्रेट पर्ल की ओर देखा। अब वह ऑस्वाल्डो के लिए खतरा नहीं थी। उसने गहरी सांस ली। उसने युवक की बातों पर ध्यान नहीं दिया। मुड़कर सीक्रेट पर्ल को उस लोमड़ी चेहरे वाले आदमी की ओर तानते हुए ठंडे स्वर में कहा, मैं और मेरा मैन नहीं मरेंगे, अब तुम्हारी बारी है कीमत चुकाने की। युवक ने सीक्रेट पर्ल की ओर डर से देखा। अगर सेलिना इसे बंद कर सकती है, तो वह इसे फिर से खोल भी सकती है। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा और तभी अचानक उसने सेलिना के हाथ पर लात मारी। सेलिना संभल नहीं पाई और सीक्रेट पर्ल उसके हाथ से गिर गई। युवक की आंखों में चमक उभरी। वह हंसा, क्या तुमने सोचा मैं नहीं जानता? सीक्रेट पर्ल को एक बार इस्तेमाल करने के बाद 3 महीने तक वह दोबारा नहीं खुल सकती। सेलिना का चेहरा और ठंडा हो गया। उसने अपना घायल हाथ पकड़ते हुए पूछा, तुम्हें सीक्रेट पर्ल किसने दी? यह आदमी उसकी कमजोरी जानता था, यानी किसी ने उसे बताया था। उसने पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 सीक्रेट पर्ल्स बनाई थी। उसकी अत्यधिक शक्ति के कारण उसने इसे केवल एक बार इस्तेमाल किया था, फिर अपने गुप्त कक्ष में वर्षों तक बंद रखा। फिर यह आज कैसे बाहर आए, जिससे ऑस्वाल्डो लगभग मर गया? सेलिना को अपने उन 2 गद्दारों की याद आई और उन चेहरों की जिन्हें उसने अपने हाथों से खत्म किया था। उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक चमकी। युवक ने पागलों की तरह हंसते हुए कहा, बेहतर होगा कि तुम दोस्त से पूछो। ऑस्वाल्डो अब पहुंच चुका था और सीक्रेट पर्ल के बिना वे लोग उसका सामना नहीं कर सकते थे। अब सेलिना ही उनका आखिरी बचाव थी। ये कहते हुए युवक ने सेलिना को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। सेलिना ने उसका हाथ बढ़ते देखा और उसके पीछे देखा। उसके चेहरे पर उम्मीद की झलक चमकी। वह जोर से चिल्लाए, ऑस्वाल्डो सेव मी। युवक चौंक गया। दिल में अचानक भय की लहर दौड़ गई। उसने स्वाभाविक रूप से पीछे की ओर बंदूक तानी और गोली चला दी, पर पीछे कुछ नहीं था। वह धोखा खा गया। गुस्से से भरकर उसने मुड़ना भी नहीं चाहा कि सेलिना पहले ही दरवाजे की ओर दौड़ चुकी थी। उसमें कुछ कौशल था, लेकिन वो पेशेवर हत्यारे से तेज नहीं थी। ऑस्वाल्डो बस आने ही वाला था, उसे बस कुछ पल रुकना था। युवक गोली चलाना चाहता था, लेकिन याद आया अगर सेलिना मर गई तो वे भी नहीं बचेंगे। उसे जिंदा पकड़ना ही उनका एकमात्र रास्ता था। वह तुरंत उसके पीछे भागा। जैसे ही दोनों कमरे से बाहर निकले, दूसरी दिशा से एक छाया दौड़कर आए। उसने जमीन पर पड़े बोन पपट को उठा लिया। उत्साह से वह खुद से बड़बड़ाए, सीक्रेट पर्ल, ये तो सच में अस्तित्व में है। पर तुरंत उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आई। उसने फोन उठाया और ठंडे स्वर में कहा, मौके का फायदा उठाओ और उसे खत्म कर दो। किसी को पता नहीं था कि सेलिना मर चुकी है और सीक्रेट पर्ल को असल में बंद करने वाली वही थी। अब वह सब कुछ हासिल कर सकती थी जिसकी उसने हमेशा ख्वाहिश की थी। उसने अपने हाथ में बोन पपट को देखा। उसके चेहरे पर खूबसूरत पर शैतानी मुस्कान फैल गई। ... सेलिना पर युवक लगातार पीछा कर रहा था। एक लड़की होने के नाते सेलिना की ताकत उतनी नहीं थी, ऊपर से उसका घुटना अब तक ठीक नहीं हुआ था। भागते भागते वह लगभग गिर पड़ी। खुशकिस्मती से ऑस्वाल्डो का प्रशिक्षण काम आया। मुश्किल से ही सही, पर वह आगे बढ़ती रही। ले शायद अकेले इतने हत्यारों का सामना नहीं कर पाई होगी, इसलिए सेलिना ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की।
वह खुद ही सीढ़ियां उतरती रही। 2 मंजिल नीचे पहुंची ही थी कि उसकी तीव्र प्रवृत्ति ने खतरे का एहसास दिलाया, जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक स्नाइपर छिपा हुआ था। सेलिना को प्रतिक्रिया का समय नहीं मिला, उसके पैर फिसले और वह सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। गिरने से चोट लगना बेहतर था, बजाय सीधा मारे जाने के। पीछे आ रहा युवक सोच रहा था कि वह फिसल गई है। वह ठंडी हंसी हंसता हुआ नीचे छलांग लगा। सेलिना का हल्का शरीर जमीन से टकराने ही वाला था कि तभी एक जोड़ी मजबूत उंगलियों ने उसकी कमर थाम ली और उसे गिरने से पहले उठा लिया। सेलिना जानी पहचानी बाहों में समा गई। क्या तुम यहाँ पूरे समय थी? उस आदमी ने एक हाथ से सेलिना की कमर थाम रखी थी, उसकी नाजुक देह को मजबूती से अपनी बाहों में जकड़े हुए। दूसरे हाथ में उसने चाकू पकड़ा था, जो बेरहमी से उस नौजवान के सीने में घुसा हुआ था। अचानक कहीं से चली एक गोली सीढ़ियों की रेलिंग पर आकर टेंक की आवाज के साथ लगी। अगर सेलिना एक पल भी देर से झुकी होती तो वो गोली सीधा उसे लगती। धातु के मांस चीरने की आवाज और हवा में सनसनाती गोली की आवाज दोनों एक साथ उसके कानों तक पहुंची। सेलिना चौंक गई और स्वाभाविक रूप से ऊपर देखने लगी, पर ऑस्वाल्डो ने उसका सिर पीछे से थाम लिया, उसे मुड़ने नहीं दिया। उसके गहरे खूबसूरत काले आंखों में ठंडक और क्रूरता भरी थी, जैसे किसी अनजान ब्रह्मांड की गहराई हो। वो सामने खड़े उस फॉक्स मास्क पहने युवक को बर्फीली नजरों से देख रहा था। कुछ पल के लिए माहौल बिल्कुल शांत हो गया, फिर उस युवक के कंधे हिले और उसने खून से सने होंठों पर एक कड़वी हंसी ली। अफसोस, बस थोड़ा और। अगर ये औरत बीच में ना आई होती तो वो आदमी अब तक मर चुका होता। उसने ठंडी नफरत से सेलिना को घूरा, जो ऑस्वाल्डो की बाहों में थी। अगले ही पल ऑस्वाल्डो की सांसों में बर्फ सी ठंडक भर गई। उसने बेरहमी से चाकू निकाल लिया। युवक लड़खड़ाया, सीने पर हाथ रखे पीछे हटता गया। सेलिना उस ठंडी और डरावनी ऊर्जा से कांप उठी। उसने ऑस्वाल्डो का हाथ थामकर धीमे स्वर में कहा, ऑस्वाल्डो, मुझे डर लग रहा है। जब तक वो यह नहीं जान लेती कि सेक्रेट पर्ल उसे किसने सौंपी थी, तब तक वो इस आदमी को मरने नहीं दे सकती थी। ऑस्वाल्डो ने अपनी लंबी पलकों को झुका लिया, आंखों में छिपे अंधेरे को ढकते हुए। फिर उसने सेलिना को गोद में उठा लिया और ऊपर की ओर बढ़ गया, बिना पीछे देखे। क्रीफिया यूनिवर्सिटी वो महल था जहां उसका हर कोना उसके नियंत्रण में था। उसकी अनुमति के बिना कोई वहां से निकल नहीं सकता था। शायद वो युवक ये बात जानता था, इसलिए उसने भागने की कोशिश भी नहीं की। जैसे ही ऑस्वाल्डो और सेलिना की परछाइयां ओझल हुई, युवक जमीन पर गिर पड़ा। उसका घमंड, उसकी अकड़ सब बिखर चुके थे। चेहरे पर टूटन और निराशा थी। मास्क के पीछे से उसकी नजरें अब भी उसी दिशा में जमी थी जहां सेलिना गई थी। सेक्रेट पर्ल के निर्माता के अलावा क्या इस दुनिया में कोई और भी था जो उसे नियंत्रित कर सकता था? वो औरत कौन है? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शांत गलियारे में सेलिना ने ऑस्वाल्डो का हाथ खींचते हुए कहा, चलो लेयर को ढूंढते हैं। अभी की स्थिति में उसने लेयर को अकेला छोड़ दिया था, जबकि इतने सारे हत्यारे थे, उसे नहीं पता था कि लेयर सुरक्षित है या नहीं। ऑस्वाल्डो रुका, उसकी निगाहें सेलिना के चेहरे पर टिकी थी। उसकी काली आंखों में कोमलता और बर्फ सी ठंडक का अजीब मिश्रण था। सेलिना का दिल कस गया। उसने चिंतित होकर पूछा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? वो सोचने लगी, आखिरी पल में उसने सेक्रेट पर्ल बंद की थी, नहीं तो ऑस्वाल्डो तक वह घातक शक्ति पहुंच चुकी थी। ये सोचते हुए सेलिना ने झुककर ऑस्वाल्डो के शरीर की जांच शुरू की। ऑस्वाल्डो ने गहराई से उसकी ओर देखा, फिर झुककर उसके गाल को हल्के से छुआ और फुसफुसाया, अगर वो सच में घायल है तो क्या तुम मेरी बात मानोगी? उसकी आवाज के नुकीले शब्द सेलिना के दिल की सबसे कोमल जगह पर चोट कर गए। सेलिना का सांस रुक गया, चेहरा फीका पड़ गया। सच तो ये था, अगर वो न होती तो ऑस्वाल्डो इस मुसीबत में न फंसता। उसने आंखें बंद की, कंधे झुका लिए और धीरे से कहा, सॉरी। ऑस्वाल्डो ने उसे देखा, उसकी निगाहों में कोई गुस्सा नहीं था। वो उसे डांटना नहीं चाहता था, वो बस चाहता था कि सेलिना उस पर भरोसा करे, खुद को खतरे में न डाले। अगर वो समय पर उसे पकड़ न पाता या दुश्मन के हमले को रोक न पाता तो क्या होता? उसने गहरी सांस ली, सेलिना को उठाया और ऊपर वाले कमरे में ले गया। कमरा बिखरा हुआ था, लगभग सब चीजें टूट चुकी थी। सिर्फ इज़ाबेल जमीन पर पड़ी थी, बेहोश या शायद मरी हुई। लेया कहीं दिखाई नहीं दी। सेलिना ने राहत की सांस ली, शायद लेया और हत्यारे उसे ढूंढने निकले हों। ऑस्वाल्डो ने उसे एकमात्र सही सलामत सोफा पर बिठाया और कहा, यहाँ रुको, मैं अभी आता हूँ। अभी जो हमला हुआ था वो बहुत खतरनाक था। जब तक वो सब साफ न कर ले, सेलिना को साथ ले जाना ठीक नहीं था। सेलिना ने उसका हाथ पकड़ा, आंखों में चिंता थी। ध्यान रखना प्लीज। ऑस्वाल्डो ने उसके माथे पर उंगलियां फेरी, उसे सुकून दिया और फिर दरवाजे की ओर बढ़ गया। बाहर काले कपड़ों में कुछ लोग पहले से मौजूद थे। उसने ठंडी आवाज में कहा, प्रोटेक्ट हर। जी सर। कुछ लोग सेलिना की रक्षा के लिए रुक गए, बाकी ऊपर की ओर रूफटॉप की दिशा में बढ़े। वो खतरे की वही दिशा थी। ऑस्वाल्डो ने दरवाजा खोला। छत के किनारे एक औरत खड़ी थी। उसने आवाज सुनकर सिर घुमाया, चेहरे पर मोहक मुस्कान थी। तुम ठीक हो? ऑस्वाल्डो की नजर सबसे पहले उसके हाथ की बोन काविंग पर पड़ी। डायना ने उसकी नजर महसूस की और उस नक्काशी को उठाकर सहलाया। आंखों में पागलपन की चमक थी। इसे सेक्रेट पर्ल कहते हैं, उसने कहा। दुनिया का सबसे शक्तिशाली असैसिनेशन वेपन। मुझे नहीं पता वो लोग इसे कहां से लाए। ये तुम्हें लगभग मार ही देता। सेक्रेट पर्ल। ऑस्वाल्डो के पीछे खड़े सभी काले कपड़ों वाले लोग चौंक गए। उनकी नजरें उस छोटी सी बोन काविंग पर टिक गईं। हथियारों की दुनिया में सेक्रेट पर्ल का नाम हर कोई जानता था। कहा जाता है कि इसकी सामग्री इस दुनिया की नहीं, और जिसने इसे बनाया वो कोई बहुत ऊंचे दर्जे का व्यक्ति था। कभी किसी ने उसका नाम तक नहीं जाना। एक बार सेक्रेट पर्ल सक्रिय हो जाए तो खून गिरना तय होता है। पर ऑस्वाल्डो घायल नहीं था। इसका मतलब सिर्फ एक ही था, किसी ने समय रहते सेक्रेट पर्ल को बंद कर दिया था। सबके चेहरे पर हैरानी और पसीना था। उन्होंने डायना की ओर देखा।
उनकी आंखों में कृतज्ञता की झलक थी, क्योंकि सामान्य रूप से देखने पर डायना, जो हिच कंट्री की मशहूर गन डिजाइनर थी, वही थी जिसने शायद ऑस्वाल्डो की जान बचाई। ऑस्वाल्डो की नजरें धीरे धीरे डायना के चेहरे पर जमी। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वो बस बोला, तुम यहाँ पूरे समय थी। डायना ने जब ऑस्वाल्डो की गहरी और रहस्यमयी निगाहों से नजरें मिलाईं, तो उसके दिल में हल्की सी डर की लहर दौड़ गई। वो बोली, अगर रेचल ने आपको नाराज किया है तो मैं खुद उसे सबक सिखाऊंगी। मैं होटल में आई थी, ऊपर से कुछ आवाजें सुनी तो देखने चली गई, और वहां मुझे ये सीक्रेट पर्ल मिली। ऑस्वाल्डो का चेहरा बिना किसी भाव के था, उसने उसकी ओर से नजरें हटा ली। डायना ने वो वस्तु समेटी और गंभीर स्वर में बोली, सीक्रेट पर्ल का हिच कंट्री में आना कोई मामूली बात नहीं है। मुझे इसे तुरंत रिसर्च इंस्टीट्यूट ले जाना होगा। गुड बाय। ये कहकर उसने हल्की मुस्कान दी और कमरे से निकल गई। पीछे खड़े ऑस्वाल्डो के असिस्टेंट ने कहा, मिस बैरट, आपने हमारे यंग मास्टर की जान बचाई। भविष्य में अगर आपको एंडरसन फैमिली से किसी मदद की जरूरत पड़े तो बेझिझक बताए। डायना ने मुड़कर ऑस्वाल्डो की ओर देखा, आंखों में मोह और दीवानगी थी। वो बोली, ओके, योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। डाउनस्टेयर्स। सेलिना जब नीचे बैठी तभी उसे एहसास हुआ कि उसके घुटनों में तेज दर्द हो रहा है। घबराहट में वो इतनी तेज भागी थी कि खुद को चोट लगने का ध्यान ही नहीं रहा। अब होश आने पर दर्द बढ़ गया था। उसने अपनी कॉटन स्कर्ट उठाई, सफेद पट्टी पर खून रिस रहा था। उसने दर्द से कराहते हुए इधर उधर देखा, न कोई फर्स्ट एड किट, न बैंडेज, न ही उसका फोन। अब बस ऑस्वाल्डो के लौटने का इंतजार ही कर सकती थी। तभी उसे याद आया, सीक्रेट पर्ल तो अब भी ऊपर थी, उसे वापस लेना जरूरी था। अगर ये किसी गलत हाथ में चली गई तो बड़ा नुकसान हो सकता था। वो दीवार का सहारा लेते हुए धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंची और उसे खोला। बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स एक साथ उसकी ओर देखने लगे। उनकी निगाहों में सेलिना के लिए असंतोष और छिपी हुई निंदा झलक रही थी। हर कोई ऑस्वाल्डो में आए बदलाव को देख चुका था। वो इस औरत से बहुत प्यार करता था, पर वो बार बार उसकी सच्चाई को नजरअंदाज करती रही। इस बार तो उसने लगभग अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। उनका नाराज होना जायज था। सेलिना ने हल्का सिर झुकाया और अपने लाल होंठ भींच लिए। हालांकि वे असंतुष्ट थे, पर किसी ने खुलकर असम्मान नहीं किया। सामने खड़े एक व्यक्ति ने झुककर पूछा, मैडम, कोई आदेश? सेलिना ने धीरे से कहा, मैं ऊपर जाना चाहती हूँ, तुम्हें साथ आने की जरूरत नहीं। लेकिन उसने हाथ फैलाकर रास्ता रोक लिया। माफ कीजिए मैडम, यंग मास्टर का आदेश है कि उनके लौटने से पहले आप बाहर नहीं जाएंगी। अगर कुछ चाहिए तो हमसे कहिए। सेलिना की भौं हल्की सिकुड़ गई। अगर लोगों को पता चल गया कि सीक्रेट पर्ल उसी ने बंद की थी तो उसकी असली पहचान छिप नहीं पाएगी। एक ही नाम, वही चेहरा, वही क्षमता। एक बार अगर उन्हें शक हो गया तो उसकी डेथ सर्टिफिकेट के बावजूद हत्यारों से बचना असंभव होगा, और शायद वो जिंदा लौट भी न पाए। उसने हल्की मुस्कान दी, आंखों में ठंडक उतर आई। मुझे बस घुटन हो रही है, मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर हवा लेने जाऊंगी। तुम लोग बाहर ही रहो, मैं जल्द लौट आऊंगी। सामने वाला व्यक्ति भौहें चढ़ाकर बोला, मैडम, कृपया यंग मास्टर की स्थिति समझिए। आप शायद नहीं जानती, इस बार वो लोग आपको बेट बनाकर लाए थे। असल निशाना यंग मास्टर थे और वो बाल बाल बचे हैं। अभी भी कुछ लोग पकड़े नहीं गए हैं, माहौल असुरक्षित है। कृपया धैर्य रखें। सेलिना की आंखें ठंडी हो गईं। वो समझती थी कि ये लोग ऑस्वाल्डो की भलाई चाहते हैं, पर उनका नजरिया बहुत सती था। जब सबको यही लगता है कि वो सिर्फ एक सुंदर चेहरा है, तो उसे भी अब वैसा ही दिखना होगा। उसने थोड़ी ऊपर उठाई, चेहरा आत्मविश्वास और घमंड से भरा हुआ था। अगर मैं जिद करूं कि मुझे ऊपर जाना है तो तुम कर लोगे क्या? ये कहकर उसने उस आदमी को जोर से धक्का दिया और सीधे रूफटॉप की ओर बढ़ गई। आप सबके चेहरों पर गुस्सा था, पर कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी बगल से एक बेहद आकर्षक और प्रभावशाली औरत अपने लोगों के साथ आई। स्थिति देखकर उसने भौहें सिकोड़ ली। यहाँ क्या हो रहा है? सेलिना ने उसे देखा। वो औरत चेहरे से कुछ हद तक रेचल जैसी दिखती थी। उसने हल्का सिर झुकाया और आंखें संकुचित कर लीं। जो लोग सेलिना को रोक रहे थे वो तुरंत झुककर बोले, मिस बैरट। थोड़े ही समय में सीक्रेट पर्ल बंद करने और ऑस्वाल्डो को बचाने की डायना की खबर सब तक पहुंच चुकी थी। अब हर किसी की निगाह में उसके लिए सम्मान और आभार था। डायना ने सेलिना पर नजर डाली, जैसे किसी आवारा बिल्ली को देख रही हो। न कोई दिलचस्पी, न कोई गर्मजोशी। उसने बाल कानों के पीछे किए और मुस्कुराते हुए बोली, मैक्सवेल, सब लोग हत्यारों को पकड़ने में व्यस्त हैं और अभी खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। तुम यहाँ झगड़ा क्यों कर रहे हो? यंग मास्टर की रक्षा क्यों नहीं? मैक्सवेल ने ठंडी नजरों से सेलिना को देखा। आप सही कह रही हैं, हमसे गलती हुई कि आपकी मौजूदगी में तमाशा खड़ा किया। सेलिना का चेहरा फीका पड़ गया, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि ये ताने उसके लिए हैं। डायना ने हल्के स्वर में कहा, जब गलती मान ली है तो काम ठीक से करो। अगर नियम समझ नहीं आते तो जगह खाली कर दो, है ना? पीछे खड़ी औरतें हंसने लगी। उनकी हंसी में व्यंग्य टपक रहा था। एक औरत ने मुंह ढककर कहा, सही कहा, जिनके पास न हुनर होता है न काबिलियत, वो जब जबरदस्ती ऐसी चीजें थामे रखते हैं जो उनकी नहीं, तो अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। मैक्सवेल को कुछ अजीब लगा, पर उसने सिर झुका लिया। मिस बैरट सही कह रही हैं। डायना ने सेलिना को घृणा भरी नजर से देखा। अच्छा है कि तुम्हें समझ आ गया। वो ये कहकर एलिवेटर की ओर बढ़ी। सेलिना ने लंबी पलकें झुकाई, हल्की मुस्कान दी और साफ ठंडी आवाज में बोली, रुको वहीं। डायना रुक गई, आधा मुड़ी, चेहरे पर बर्फ सी मुस्कान थी। क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? सेलिना ने मुस्कुराते हुए कदम आगे बढ़ाए। मैक्सवेल ने भौहें चढ़ाई। मैडम, कृपया संयम रखिए और कोई तमाशा मत कीजिए। सेलिना ने उसे ठंडी नजर से देखा। जो अपने मालिक को पहचान तक नहीं पाता वो उसके पास रहने के लायक नहीं।
और जो अपने मालिक से मुंह मोड़कर दूसरों की मदद करे वो तो उससे भी बड़ा गुनहगार है। मैक्सवेल हक्का बक्का रह गया। डायना की आंखों में खतरनाक चमक उभर आई। सेलिना धीरे धीरे उसके करीब पहुंची। सबकी हंसी, शक और तिरस्कार के बीच वो हल्की से मुस्कुराई और फिर बोली, अब असली खेल शुरू होता है। उसने हाथ उठाया और जोर से डायना के चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। एक तेज चटाक की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। सभी लोग हैरान रह गए। डायना उस बार से स्तब्ध रह गई। उसका चेहरा एक ओर झुक गया। कुछ पल बाद ही जलन और दर्द महसूस हुआ। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। एच कंट्री की सबसे प्रतिभाशाली फायरआर्म डिजाइनर होने के बावजूद किसी ने भी उसे पहले कभी हाथ नहीं लगाया था। वह गुस्से से कांपते हुए मुड़ी और सेलिना को घूरने लगी। सेलिना की निगाहें ठंडी थी लेकिन उसके होंठों पर मुस्कान थी। ये तो बस ब्याज है, असली हिसाब में याद रखूंगी। अगर वजह न होती तो असली दोषी वही औरत होती। डायना कुछ बोल पाती इससे पहले ही सेलिना ने उसे फिर से जोरदार थप्पड़ मारा। वह शालीन मुस्कान के साथ बोली, ये थप्पड़ याद दिलाने के लिए है कि एंडरसन फैमिली की असली मालकिन कौन है। और हाँ, याद रखो, ऑस्वाल्डो मंगनीशुदा है। किसी और के फियांसे पर नजर डालना क्या कहलाता है, जानती हो। डायना गुस्से से पागल हो गई। उसने हाथ उठाया और सेलिना के चेहरे पर वार करने की कोशिश की। ऑस्वाल्डो, जो पीछे खड़ा उसे सुरक्षा दे रहा था, तुरंत चिल्लाया, स्टॉप। सेलिना के 2 थप्पड़ों ने सिर्फ डायना को नहीं बल्कि वहां मौजूद सभी लोगों को झकझोर दिया। अब सबको एक बात साफ समझ आ गई, सेलिना ही एंडरसन फैमिली की मिस्ट्रेस थी। अगर किसी बाहरी को ऑस्वाल्डो की पत्नी पर हाथ उठाने दिया गया तो उसके गुस्से का अंजाम सब जानते थे। लेकिन दूरी ज्यादा थी, रोकने से पहले ही सब देर कर चुके थे। जैसे ही डायना का हाथ सेलिना के चेहरे के पास पहुंचा, पीछे से एक ठंडी भारी आवाज आई, क्या करने जा रही हो तुम। डायना सख्त हो गई। उसका पूरा शरीर जड़ हो गया। रीढ़ की हड्डी से एक सिहरन दौड़ी और दिल तक ठंड पहुंच गई। उसके पीछे खड़े लोग भी डर से पीछे हट गए। सेलिना थोड़ा चौंकी। उसकी काली आंखें इधर उधर घूमी, फिर उसने मुड़कर देखा। एक बेहद आकर्षक पुरुष काले कपड़ों में अपने 7 लोगों का एक समूह लेकर धीरे धीरे गलियारे से आ रहा था। उसके काले बाल, गहरी आंखें और ठंडी मौजूदगी हवा को स्थिर कर रही थी। कुछ पल के लिए गलियारे में किसी की सांस तक की आवाज नहीं आई। डायना की आंखों में रोष चमका। उसने हाथ नीचे किया और सिर झुका लिया। उसके गाल लाल थे, आवाज में शिकायत थी, मिस्टर एंडरसन, समझ नहीं आ रहा मैंने लेडी सेलिना का क्या बिगाड़ा। आते ही उन्होंने मुझे 2 थप्पड़ मारे। मैं कोई रईस नहीं, पर कोई भी यूं मुझे नहीं मार सकता। ऑस्वाल्डो बिना कुछ बोले सेलिना के पास आया और झुककर उसे देखने लगा। सेलिना उसकी आंखों में देखते हुए बुदबुदाई, मैं। वो कुछ समझाना चाहती थी पर शब्द नहीं निकले। वास्तव में उसने ही ज्यादा किया था, लेकिन उसकी फितरत में घमंड था। अगर आज डायना सिर ऊंचा करके चली जाती तो वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। बाकियों को लगा सेलिना डर रही है कि ऑस्वाल्डो उसे सजा देगा। डायना के होंठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। अगर इन 2 थप्पड़ों की सजा में ऑस्वाल्डो उससे दूरी बना ले तो ये सौदा बुरा नहीं। सबकी नजरों के बीच ऑस्वाल्डो ने शांत लहजे में कहा, अपना हाथ दो। सभी चौंक गए। डायना ठिठक गई, फिर व्यंग्य से मुस्कुराई। क्या वो उसका हाथ तोड़ने वाला है जिसने डायना को मारा। वो गर्व से सेलिना को देखने लगी, मानो अब वो रोने वाली है। लेकिन सेलिना ने देखा कि ऑस्वाल्डो के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। उसने आज्ञाकारी ढंग से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। ऑस्वाल्डो ने नीचे झुककर उसके नाजुक सफेद हाथ को देखा। वो हाथ उसके हथेली में पूरी तरह फिट बैठा, जैसे उसी के लिए बना हो। उंगलियां पतली और सुंदर थी, जैसे कांच की बनी हो। वो बिना पलक झपके उसके हाथ को देखता रहा, जैसे दुनिया की सबसे कीमती चीज वही हो। सेलिना ने धीमे से पूछा, क्या हुआ। अब बाकी लोग भी समझने लगे कि कुछ अलग है। ये सजा जैसी बात तो लगी नहीं रही। डायना का चेहरा गुस्से से सफेद पड़ गया। तभी ऑस्वाल्डो बोला, अब किसी को मत मारना। सेलिना ने सिर झुकाया और बोली, ठीक है। डायना ने राहत की सांस ली, मगर तभी उसने ऑस्वाल्डो को धीरे से कहते सुना, उनके चेहरे बहुत मोटे हैं, तुम्हारे हाथ दुख जाएंगे। डायना का चेहरा वहीं जम गया। ऑस्वाल्डो के आदमी भी हैरान थे। सबके मन में बस एक शब्द आया, टायरेंट। सेलिना को उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कहेगा। उसने चौड़ी आंखों से देखा और उसकी भोली सी अभिव्यक्ति पर ऑस्वाल्डो के होंठ हल्के मुस्कुराए। वो ठंडे स्वर में बोला, अगर अगली बार किसी को मारना हो तो मेरे लोगों को बताना। अगर वो न माने तो उन्हें रहने की जरूरत नहीं। उसने मुड़कर उन लोगों की ओर देखा जो सेलिना की रक्षा के लिए खड़े थे। उसकी आंखों की ठंडक ने सबका खून जमा दिया। मैंने कहा था उसे बचाना, क्या तुम सब मर गए हो। वो सब झुककर माफी मांगने लगे, पसीने से तरबतर। डायना को ये नतीजा उम्मीद से बहुत परे लगा। उसका शरीर कांपने लगा और सबसे ज्यादा दर्द उसके दिल में था। वो दांत बीनकर बोली, मिस्टर एंडरसन, मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी उसने मुझे मारा। आप उसे रोकने की बजाय उसे बढ़ावा दे रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता इससे लोग आपका सम्मान खो देंगे। ऑस्वाल्डो ने एक नजर डाली और ठंडे स्वर में बोला, वो मेरी वुमन है। सेलिना उसकी वुमन थी, इसलिए उसका बचाव करना बिल्कुल सही था। वही दूसरी ओर डायना तो बस एक आउटसाइडर थी। उसे क्या हक था कि ऑस्वाल्डो अपनी पत्नी को छोड़कर उसके लिए कुछ करे। ये सोचकर ही हास्यास्पद लगता था कि कुछ पल पहले डायना को यकीन था कि अपनी काबिलियत से वो ऑस्वाल्डो की नजरों में सेलिना से ऊपर उठ सकती है। अब वही घमंड उसके चेहरे पर तमाचा बनकर पड़ा था। डायना गुस्से से हंस दी और शांत स्वर में बोली, क्या सिर्फ सेलिना ही औरत है जिसे चाहा और बचाया जा सकता है। और मैं, जिसे उसने अपमानित किया, क्या बस इसी लायक हूँ। ऑस्वाल्डो ने बिना किसी भाव के कहा, मेरी नजर में हाँ। उसके शब्द तीर की तरह डायना के दिल में चुभ गए। उसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। सेलिना कुछ नहीं बोली, बस ऑस्वाल्डो को देखती रही। उसके दिल में कई उलझी हुई भावनाएं उमड़ आईं। वातावरण एकदम शांत हो गया। डायना के पीछे खड़े लोगों में से एक, जो अपने आइडल का अपमान देखकर क्रोधित था, बोला,
मिस्टर एंडरसन, आप इतने अन्याय कैसे हो सकते हैं? मिस डायना ने तो आपकी। चुप रहो, डायना ने तेज आवाज में उसे रोक दिया। वो व्यक्ति डर गया और गुस्से से सेलिना को घूरते हुए चुप हो गया। डायना ने धीरे से सिर झुकाया, बाल चेहरे पर आ गए और ठंडी नजरों से बोली, लेडी सेलिना, उम्मीद है आप हमेशा आज जितनी प्राउड रहेंगी। सेलिना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मिस बैरेट, आप गलत हैं। अगर मैं सच में घमंडी होती तो आप कभी क्रिफिया यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं जा पाती। पहले अगर कोई उसके चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश करता या उसे नीचा दिखाता तो वो बस थप्पड़ तक सीमित नहीं रहती, पर ओस्वाल्डो के लिए उसने खुद को बहुत रोका था। दोनों औरतों की आंखें मिली, हवा में तीखा तनाव भर गया। कुछ पल बाद डायना ने नजर हटाए, व्यंग्य से हंसी और लिफ्ट की ओर बढ़ गई। उसके पीछे खड़े लोग गुस्से से सेलिना को देखते हुए उसके पीछे चले गए। कुछ ही देर में सब गायब हो गए। सेलिना ने सिर घुमाया और देखा कि ओस्वाल्डो उसे चुपचाप देख रहा था। उसकी आंखें गहरी थी, बाल हल्के से माथे पर गिर रहे थे, जिससे वो थोड़ा उदास सा लग रहा था। सेलिना ने धीरे से कहा, आई एम सॉरी, जरूरत नहीं। ओस्वाल्डो ने बीच में ही कहा, आवाज में हल्का दबाव था, तुम्हें कुछ भी करने की। आगे के शब्द बहुत धीमे थे, सेलिना सुन नहीं पाई। वो झुककर उसके करीब आई ताकि साफ सुन सके, पर उसी पल ओस्वाल्डो भी आगे झुक गया और उनके चेहरे टकरा गए। उनकी सांसें मिल गईं और हवा ठहसी गई। सेलिना की धड़कन तेज हो गई, जबकि ओस्वाल्डो उसकी आंखों में झांक रहा था, जहां शर्म और आकर्षण दोनों थे। वो हल्की से मुस्कुराया, लेकिन तभी उसे एक हल्की ब्लड स्मेल महसूस हुई। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसकी नजर नीचे गई, सेलिना की सफेद कॉटन स्कर्ट पर खून का छोटा धब्बा था। ओस्वाल्डो का चेहरा ठंडा हो गया। उसने झट से सेलिना को बाहों में उठा लिया और कमरे की ओर बढ़ गया। दरवाजे तक पहुंचकर उसने अपने गार्ड्स की ओर देखा। सभी सिर झुकाकर खामोश खड़े थे, जैसे आने वाली सजा का इंतजार कर रहे हों। ओस्वाल्डो ने ठंडे स्वर में मैक्सवेल से कहा, अगर तुम्हें उस औरत की इतनी चिंता है तो अब से उसी के साथ रहो। इतना कहकर वो अंदर चला गया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। डायना होटल से अपने लोगों के साथ निकल गई। जैसे ही वो कार में बैठी, उसका गुस्सा फट पड़ा। उसने सीट पर जोरदार मुक्का मारा। सब उसे देखकर सहम गए। उसके सूजे हुए गाल और ठंडी आंखें देखकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। फिर भी कुछ लोग बोले, डायना, परेशान मत हो, चलो वापस जाकर टीचर को बताते हैं, वो जरूर कुछ करेंगे। हाँ, और डायरेक्टर भी, वो तुम्हें बहुत मानते हैं, वो उस औरत को सजा दिलवाएंगे। डायना हमेशा घमंडी रही थी, पर पहली बार किसी ने उसे सबके सामने थप्पड़ मारा था। ऊपर से ओस्वाल्डो का सेलिना का बचाव करना उस आग में घी डाल गया। एक महिला बोली, ओस्वाल्डो ने तो हद कर दी। तुमने उसकी जान बचाई और उसने तुम्हारे साथ ही किया। काश तुमने उसे बचाया ही न होता, डायना। डायना की ठंडी नजर उस पर पड़ी। तभी एक पुरुष आवाज आए, एलिना, चुप रहो। एलिना समझ गई कि उसने गलती की है। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वो खामोश हो गई। ओस्वाल्डो इतना ताकतवर व्यक्ति था कि राजधानी की बड़ी बड़ी फैमिलीज भी उसका नाम लेते डरती थी। अगर उसे कुछ हो जाता तो सिर्फ राजधानी नहीं, पूरा हेज कंट्री हिल जाता। कार के अंदर माहौल भारी हो गया। फिर वही आदमी बोला, डायना, हमें सीक्रेट पर्ल दिखाओ। उसके ही कहते ही सबकी आंखों में चमक आ गई, जैसे किसी पवित्र खजाने की झलक मिलने वाली हो। सभी टेक्निकल डिपार्टमेंट के रिसर्चर थे और ये पहली बार था जब वे उस दैवी वस्तु को देखने वाले थे। डायना ने खिड़की से बाहर देखा, कार एयरपोर्ट की ओर जा रही थी। उसकी आंखों में व्यंग्य था। उसने अपने बैग से सीक्रेट पर्ल निकाली। क्या ये वही सीक्रेट पर्ल है? इतनी छोटी, मैंने तो सोचा था कि ये गंदम जितनी विशाल होगी। अगर पहले से पता ना होता तो मैं इसे खिलौना समझता, लेकिन इसका मटेरियल सच में अद्भुत है। यकीन नहीं होता कि हम क्रिफिया यूनिवर्सिटी से सीक्रेट पर्ल लेकर लौट रहे हैं। टीचर बहुत खुश होंगे। एलिना ने गहरी सांस ली और बोली, डायना, तुम कमाल हो, तुमने सीक्रेट पर्ल को डीएक्टिवेट कर दिया। अब तुम जेनिफर को पछाड़कर एच कंट्री की नंबर 1 यंग गन डिजाइनर बन जाओगी। इन तारीफों पर डायना ने घमंडी मुस्कान दी और अपने हाथ में छोटी बोन काविंग को सहलाया। अफसोस, सीक्रेट पर्ल अगले 3 महीनों तक दोबारा नहीं खुलेगा, वरना वो उस कमीनी सेलिना को ऐसे नहीं छोड़ती। लेकिन सौभाग्य से सीक्रेट पर्ल 3 महीने तक बंद रहेगा, नहीं तो उसे रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाता। उसे यकीन नहीं था कि 3 महीनों में वो निकम्मी औरत सेलिना कुछ ऐसा कर पाएगी जो वो, डायना, नहीं कर सकती। डायना के होंठों पर एक तिरछी मुस्कान आई जब उसने अपने हाथ में रखे बोन पपट को देखा। उसने पपट को समेटा और बेपरवाही से बोली, हालांकि यंग मास्टर ने सेलिना का साथ दिया, लेकिन उसने ये भी वादा किया है कि आज से मैं एंडरसन फैमिली की सम्मानित गेस्ट रहूंगी। इसलिए मैं टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए ज्यादा रिसोर्सेज लाने की पूरी कोशिश करूंगी। ये सुनकर भीड़ में लोग डायना को और ज्यादा ईर्ष्या और सम्मान से देखने लगे। एलिना गुस्से में बोली, अच्छा हुआ यंग मास्टर में थोड़ी तो समझ बाकी है, वरना वो उस चालाक औरत के बहकावे में पूरी तरह आ जाता। वो बस उसके चेहरे से थोड़ी देर के लिए मोहित हुआ था। डायना ठंडे स्वर में बोली, एक औरत जिसके पास न कोई स्टेटस है, न टैलेंट, वो एंडरसन फैमिली की मिस्ट्रेस बनने लायक नहीं है। बिल्कुल सही कहा, उस औरत के पास उसके चेहरे के अलावा कुछ नहीं है, वो तो आपसे तुलना करने लायक भी नहीं। एलिना ने चापलूसी करते हुए कहा, जब आप ए लेवल टेक्नीशियन बन जाएंगे, पूरा टेक्निकल डिपार्टमेंट आपके अधीन होगा और रिसर्च इंस्टीट्यूट व पुलिस डिपार्टमेंट में भी आपकी जगह पक्की हो जाएगी। इतना बड़ा दृश्य सोचते हुए एलिना ने लारने ली, तब राजधानी के सारे नोबल यंग मास्टर्स आपको पाने के लिए पागल हो जाएंगे। डायना ने मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में अंधेरा उतर आया। उसने कुछ नहीं कहा। जब एलिना उसकी तारीफों में लगी थी तो उसे किसी ने हल्का सा धक्का दिया। उसने सबके तने हुए चेहरे देखे और तुरंत समझ गई कि उसने ज्यादा चापलूसी कर दी है। सारे टेक डिपार्टमेंट में ये बात मशहूर थी कि डायना उस आदमी से प्यार करती है जिसकी पहले से एक फियांसी है।
योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ऑस्वाल्डो ने सेलिना को उठाकर होटल के कमरे में लाकर सोफे पर बिठाया और उसके सामने झुक गया। सेलिना कुछ उलझी हुई थी। जब उसने देखा कि ऑस्वाल्डो उसकी चोट की ओर देख रहा है तो उसे अंदाजा हुआ कि वो क्या करने वाला है। उसने दर्द भरी निगाहों से अपने घुटने को देखा। जो घाव अब ठीक होने लगा था वो फिर से खुल गया था और शायद अब कुछ दिनों तक उसे उसी के हाथों उठाया उतारा जाना पड़ेगा। ऑस्वाल्डो ने उसका टखना पकड़कर उसका स्कर्ट थोड़ा ऊपर किया। अब पतझड़ का मौसम था और आज बारिश भी हो रही थी। सेलिना ने ऊपर सफेद निटेड स्वेटर पहना था, नीचे कॉटन स्कर्ट और पैरों में कॉटन सॉक्स। जब उसने स्कर्ट ऊपर उठाए तो चोट साफ नहीं दिखी, इसलिए ऑस्वाल्डो ने उसे और ऊपर करने की कोशिश की। लग रहा था वो पूरा स्कर्ट उठा देगा, लेकिन सेलिना ने जल्दी से उसका हाथ रोकते हुए शर्म से कहा, मैं खुद कर लूंगी। ऑस्वाल्डो कुछ पल को ठिठका, फिर जैसे उसे एहसास हुआ कि उसका हाथ कहाँ तक पहुंच गया था, उसी क्षण उसके सारे सेंसर्स और तेज हो गए। पतले कपड़े के पार वो लड़की की गर्म मुलायम त्वचा महसूस कर सकता था। उसकी उंगलियां बेचैनी से उसकी हथेली के आसपास कांप रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, उसकी सांसें हल्की और घबराई हुई थी। बस थोड़ा और वो आदमी की काली आंखें एकदम धुंधली हो गई। वो तुरंत खड़ा हुआ, पीठ घुमाकर बोला, आवाज भारी और धीमी थी, तुम्हारे पास 1 मिनट है। सेलिना ने उसके पीछे खड़े आदमी को देखा। उसका चेहरा ही नहीं, कान तक लाल थे। उसने होंठ भींचे, दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मानो कोई अंदर चीख रहा हो। दिमाग पूरी तरह खाली था और वो बस अजीब सी झिझक के साथ अपने कॉटन सॉक्स उतारने लगी। जब उसने स्कर्ट को घुटनों से ऊपर कर घाव दिखाया तो उसकी नजर उस आदमी की गहरी आंखों से मिली। ऑस्वाल्डो चुपचाप खड़ा था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, लेकिन उसकी आंखों में सब कुछ छिपा हुआ था। वो उसके लिए अब भी वही कोमल और मोहक व्यक्ति लग रहा था। सेलिना का दिल पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका था। उसकी घबराहट भांप कर ऑस्वाल्डो थोड़ा पीछे हटा। वो जो हमेशा ठंडा और सख्त रहा था, इस पल में उसकी आवाज बेहद नर्म और दयालु थी। उसकी गहरी आंखों में वही झिझक और उलझन झलक रही थी जो सेलिना के मन में थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, आवाज भारी और मधुर, डर मत। थोड़ी देर रुककर उसने जोड़ा, बेहद सज्जनता से, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगा जब तक तुम खुद न चाहो। बाद में अनगिनत दिनों और रातों में जब भी सेलिना इस पल को याद करती, उसका मन करता कि वो खुद को मार दे, इतनी भोली कैसे थी वो आदमी, उसकी बातें पूरी तरह झूठी थी। पर उस समय पहली बार प्यार महसूस करने वाली वो मासूम लड़की उसके हर शब्द में सच्चाई खोज रही थी। उसने उसकी ओर देखा, चेहरा पूरी तरह लाल था। लंबी पलकों ने झपकते हुए उसकी नजरें उठाई, मुस्कुराते हुए कहा, ऑस्वाल्डो, तुम सच में बहुत अच्छे हो। उसकी बात सुनकर ऑस्वाल्डो के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। फिर वो दोबारा झुका, सेलिना का पैर पकड़कर उसके घाव को ध्यान से देखने लगा। फॉक्स मास्क पहने उस आदमी से भिड़ने के दौरान सेलिना ने कई बार दौड़ लगाई थी, जिससे घाव फिर से खुल गया था और खून से गॉज और सॉक्स लाल हो गए थे। ऑस्वाल्डो ने नए सिजर्स और गॉज लाकर पुराना पट्टा काटा, फिर गया और धीरे से दवा हटाई, जिससे फिर से खून निकल आया। जब उसने दवा हटाई तो सेलिना दर्द से सिहर उठी। ऑस्वाल्डो ने उसका पैर दबाकर बच्चे की तरह फूंक मारी, जैसे उसे सांत्वना दे रहा हो। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। सेलिना कांपने लगी। उसने धीरे से दवा लगाई, फिर नए गॉज से घाव बांधा। उसी वक्त जब इज़ाबेल नींद से जागी, उसने यही दृश्य देखा। धुंधली रोशनी में काले कपड़ों में एक आदमी जमीन पर आधा घुटनों के बल झुका था। उसकी लंबी उंगलियां लड़की की सफेद टांगों पर घूम रही थी और उसके चेहरे पर श्रद्धा और कोमलता थी। वो सुंदर लड़की दोनों हाथों से अपना चेहरा थामे बैठी थी, आंखों में मुस्कान, लार से भरी हुई, मानो पूरी तरह किसी के प्यार में डूबी हो। और वो प्यार सिर्फ उसी के लिए था। जलन ने उसकी नस नस में गुस्सा भर दिया, जिससे वो अपना डर भूलकर चीख उठी, सेलिना, तुम बेहया औरत, तुमने मेरा फियोंसे छीन लिया। ऑस्वाल्डो की निगाह ठंडी और खतरनाक हो गई। उसने बिना पीछे देखे अपने हाथ में पकड़ी सिजर्स उसकी ओर फेंक दी। लोहे की सिजर्स सीधे इज़ाबेल के मुंह पर लगी और उसकी तीखी चीख तुरंत थम गई। इज़ाबेल दर्द से कराह उठी, उसके होंठों से खून बहने लगा और उसने झुकते हुए मुंह से कुछ टूटे दांत थूक दिए। सेलिना ने उसकी ओर हल्की सी नजर डाली और ऑस्वाल्डो से पूछा, ले मिल गई? हाँ। ऑस्वाल्डो ने कुशलता से पट्टी का आखिरी नॉट बांधा और उसका स्कर्ट ठीक करते हुए कहा, वो सुरक्षित है। सेलिना ने चैन की सांस ली और मुस्कुराए, उसे अंदर बुलाओ, मुझे उससे कुछ काम लेना है। ऑस्वाल्डो कुछ पल उसे देखता रहा, चेहरा बिल्कुल भावहीन, फिर भी हिला नहीं। सेलिना ने हल्के से उसका माथा छुआ, ले को ये संभालने दो, तुम यहीं मेरे साथ रहो। उसका मूड अचानक अच्छा हो गया। वो दरवाजे की ओर गया और उसे खोला। बाहर लेया बेचैनी से टहल रही थी। आवाज सुनते ही उसने सिर उठाया और राहत की सांस ली जब देखा कि ऑस्वाल्डो नाराज नहीं था, बल्कि उसका मूड ठीक लग रहा था। अगर मास्टर खुश है तो इसका मतलब सेलिना ठीक है। लेया ने गर्दन बढ़ाकर अंदर झांकने की कोशिश की और जल्दी जल्दी सारी बात बता दी। ऑस्वाल्डो चुपचाप सुनता रहा, फिर होठों पर रहस्यमय मुस्कान आई। ये देखकर लेया कांप उठी। उसे पता था कि अब मैडम सेलिना को घरेलू सजा मिलने वाली है। पिछली बार उसने ऑस्वाल्डो से वादा किया था कि वो कोई जोखिम नहीं लेगी, लेकिन इस बार सब जानते हुए भी जाल में फंस गई। भले ही ऑस्वाल्डो उसे बहुत मानता हो, ऐसी हरकतें वो कभी बर्दाश्त नहीं करता। लेया की आंखों में आंसू आ गए। वो अफ्रीका से लौटी ही थी और अब ये मुसीबत। ऑस्वाल्डो ने सिगरेट जलाते हुए कहा, तुम पहले अंदर जाओ। उसकी आवाज सामान्य थी, पर लेया के दिल में डर समा गया। वो शर्त लगा सकती थी कि अभी ऑस्वाल्डो यही सोच रहा होगा कि सेलिना को कैसे सजा दी जाए। आखिर वो उसकी बात नहीं मानती थी और एक पति होने के नाते उसे रोकना भी मुश्किल था। लेया कांपते हुए कमरे में दाखिल हुई। जैसे ही उसने सेलिना को सुरक्षित देखा, वो दौड़कर बोली, मैडम। सेलिना ने उसे देखा, कपड़े थोड़े बिखरे थे लेकिन कोई चोट नहीं, तो उसने राहत की सांस ली और जमीन पर पड़ी इज़ाबेल की ओर देखा, जो उसे घूर रही थी। लेया, एक काम करो,
क्या करना है, मैडम? सेलिना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इजाबेल ने एयरपोर्ट पर क्राइस्ट के लोगों को मार दिया। उनके शव ढूंढो और खुद क्राइस्ट को भेज दो। और हाँ, इजाबेल के चेहरे पर डर जम गया। सेलिना ने शांत स्वर में आगे कहा, उसे खुद यहाँ बुलाओ ताकि वो अपनी लोगों को लेकर जाए। सेलिना की बात सुनते ही इजाबेल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने किसी और को फंसाने के लिए ओस्वाल्डो और सेलिना का नाम इस्तेमाल किया था, लेकिन अगर क्राइस्ट को सच्चाई पता चल गई तो उसका बचना असंभव था। वो गुस्से से कुछ बोलना चाहती थी, पर मुंह हिलाते ही खून बह निकला। वो बस सेलिना को नफरत भरी आंखों से देखती रह गई। सेलिना ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, फिर पुलिस को कॉल करो और कहो कि एक डेथ रो कैदी होटल में छिपा है, और मीडिया को भी बता दो कि उस कैदी का नाम इजाबेल है। इजाबेल का चेहरा सुनते ही विकृत हो गया। उसकी आंखों में घृणा और डर भर गया। वो चिल्लाए, सेलिना, लेयर को ये आइडिया बहुत पसंद आया। अगर क्राइस्ट को पता चल गया कि इजाबेल ने उसके लोगों को मारा है और वो फिर भी उसे बचाने आया, तो वो उनके मुकाबले के लायक नहीं रहेगा। और अगर वो बचाने ना आया तो इजाबेल की सजा तय है। आखिर ये तीसरी बार थी जब इजाबेल जेल से बाहर आई थी। अब कोई भी पुलिस वाला उसे दोबारा छोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। इस बार वो चाहे जो करे, बच नहीं पाएगी। जब लेया ने देखा कि इजाबेल अब भी सेलिना को घूर रही है, तो वो आगे बढ़ी और उसे जोर से लात मारी। चेहरे पर खतरनाक मुस्कान के साथ बोली, अगर हमारी मैडम को दोबारा ऐसे देखा तो तेरी आंखें निकाल दूंगी, समझी? इजाबेल डर से कांप उठी और सिर हिलाने लगी। लेया हंसी और बाहर जाकर सेलिना का आदेश पूरा करने लगी। कुछ देर बाद ओस्वाल्डो अंदर आया। सेलिना ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, सभी लोग पकड़े गए? ओस्वाल्डो ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर सिर हिलाया। सेलिना ने चैन की सांस ली, चेहरे पर संतोष। फिर इजाबेल की ओर देखा। ठीक है मिस कॉलिंस, अब रूबी का हिसाब चुकाते हैं। इजाबेल, रूबी सुनते ही डर के मारे सिकुड़ गई। ओस्वाल्डो अपनी पत्नी को डांटने वाला था, पर यह सुनकर रुक गया और बेपरवाही से उसके पास जाकर बैठ गया। उसने खिड़की की ओर देखा, फिर सेलिना को अपनी बाहों में खींचते हुए धीरे से पूछा, क्या तुम्हारे पास भी एक रेड रूबी है? सेलिना उसके सवाल से चौंकी, फिर बोली, हाँ, वो मेरी माँ की चीज थी। उन्होंने मरने से पहले मुझे दी थी, लेकिन जब मैं छोटी थी, ली ने वो मुझसे छीन ली और किसी और को दे दी। इतने सालों में मैं उसे ढूंढ नहीं पाई। बोलते बोलते उसकी आवाज में उदासी घुल गई। इतनी दयालु सेलिना, जिसने सब कुछ खो दिया था, उसे जिंदगी में कुछ वापस नहीं मिला। वो उदास होकर ओस्वाल्डो की बाहों में सिर टिकाने लगी। वो उसे सांत्वना देने ही वाला था कि तभी इजाबेल ने चीखते हुए कहा, तुम झूठ बोल रही हो। ईर्ष्या से भरी इजाबेल पागलों की तरह चीखी। अपने होंठ की जख्म को भूलकर सेलिना को घूरने लगी। वो रेड जेडाइट मेरा है। झूठ बोलकर मेरी चीजें लेने की हिम्मत मत करना। सेलिना ने भान उठाए। चाहे रेड जेडाइट कितना भी कीमती क्यों न हो, आखिर वो एक जेवर ही तो था। इजाबेल की इतनी तीव्र प्रतिक्रिया कुछ ज्यादा नहीं लग रही थी। फिर सेलिना को याद आया कि वो रेड जेडाइट लेडी नविया की छोड़ी हुई चीज थी। वो सोच रही थी कि ये बस लेडी नविया और उस आदमी के बीच एक प्यार की निशानी होगी, लेकिन इजाबेल के डरे हुए चेहरे ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। लगता था इस औरत ने उस पत्थर का इस्तेमाल किसी ऐसी चीज के लिए किया था जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। सेलिना की आंखें खतरनाक ढंग से सिकुड़ गईं। अभी तो हालात जल्दबाजी वाले थे, वो चीज वापस नहीं ले सकी थी, लेकिन अब वो रेड जेडाइट अभी भी इजाबेल के पास था। लेडी नविया की यादगार चीज इस नीच औरत के पास इतने सालों से देखकर सेलिना की आंखों में ठंडक भरी चमक उभर आई। उसने ठंडी सांस ली और उसे वापस लेने के लिए खड़ी हो गई। पर जैसे ही वो उठी, ओस्वाल्डो ने आगे बढ़कर उसकी कमर थाम ली। सेलिना को संभलने का मौका नहीं मिला और वो सीधा उसकी गोद में गिर गई। उसने उलझन में पीछे मुड़कर देखा, क्या हुआ? सेलिना जानती थी ओस्वाल्डो को उसकी बातों पर शक नहीं था, जरूर कोई और वजह थी। ओस्वाल्डो की नजरें उसके गुलाबी होंठों पर टिक गईं। अभी अभी हुए तनाव और डर की वजह से सेलिना ने अनजाने में अपने होंठ काट लिए थे। ओस्वाल्डो ने झुककर उस जगह को धीरे से चूम लिया। सेलिना की आंखें चौड़ी रह गईं। इजाबेल ने यह नजारा देखा तो पागलपन से चीख पड़ी, ईर्ष्या में सिर पकड़कर रोने लगी। वो सेलिना को ऐसे देख रही थी जैसे कोई दानव जो उसे फाड़कर खा जाना चाहता हो। सेलिना भी जम गई। होंठों पर वो ठंडी मुलायम छून साफ बता रही थी कि कोई आदमी उसे जबरदस्ती थामे हुए है। ये पहला मौका नहीं था जब उसने ओस्वाल्डो को चूमा था। पहली बार तो उसने खुद पहल की थी और वो एहसास आज भी उसके दिल में धड़कता था। पर अब वो समझ चुकी थी कि शादी या प्यार के बिना ऐसी नजदीकी सही नहीं होती। वो उसके होंठों से दूर नहीं हुआ, बस हल्के से उसके चेहरे को थामे रखा। सेलिना कांप गई, सांस रुक सी गई और उसके पास झुके उस आदमी की ओर देखती रही। उसके हाथ बेबस होकर उसकी शर्ट को पकड़ रहे थे। नो, उसने धीमे से कहा। ओस्वाल्डो ने उसकी डरी हुई आंखों में देखा, फिर धीरे से उसका सिर छोड़ दिया। उसकी उंगलियां उसके सूजे होंठों पर फिसली और धीमी आवाज में बोला, मेरी बात मानो, इससे मुसीबतें कम होंगी। सेलिना हाफती रही, उलझन में थी, लेकिन उस पर भरोसा करते हुए उसने अपने दिल की हलचल को दबा लिया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो उठी और खुद को संभालने की कोशिश की। ओस्वाल्डो भी खड़ा हुआ। सेलिना मुश्किल से कांपते हुए भी सामान्य दिखने की कोशिश करती रही और इजाबेल की ओर बढ़ी। पीछे से ओस्वाल्डो ने उसकी पीठ की ओर गहरी नजर डाली। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने अपनी जीभ से होंठों पर बचा स्वाद महसूस किया और धीमे से हंसा, अफसोस भरी हंसी। वो जानता था कि उसे सेलिना को पाने से पहले पूरी तरह जीतना होगा। अगर वो डर गई तो शायद वो हमेशा के लिए उसे खो देगा। उसकी आंखों में अब दबा हुआ गहरा जुनून चमक रहा था, जैसे वो सेलिना को पूरा निगल जाना चाहता हो। सेलिना को उसकी नजर महसूस हुई। उसके पूरे बदन में सिहरन दौड़ गई। सच कही तो अगर ये ओस्वाल्डो नहीं होता, कोई और ऐसा करता, तो वो अब तक बंदूक निकालकर उसे गोली मार चुकी होती। लेकिन ओस्वाल्डो ने उसकी इतनी मदद की थी और वो अब उसके सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक था।
ऊपर से उसकी बातों से साफ था कि वो किसी मकसद से ऐसा कर रहा था। सेलिना ने खुद को समझाया, बस एक किसी तो था, क्या हुआ? वो तो पहले भी उसे किस कर चुकी थी, तो अब डरने की क्या बात? वो मन ही मन हिसाब लगाने लगी, पहली बार उसने किस किया था, दूसरी बार ऑसवाल्डो ने तो बराबर। सेलिना ने गहरी सांस ली और अपने सारे एहसास दबा लिए, चेहरे पर ठंडापन लाकर इज़ाबेल के सामने जा खड़ी हुई। अब वो फिर से वही नफासत और रौब वाली मिस रिडल लग रही थी। इज़ाबेल जलन से भरी सेलिना को खून जैसी आंखों से घूरने लगी। उसके लिए एंडरसन परिवार का हर मौका उसका हक था और सेलिना ने वो सब उससे छीन लिया था। वो तमतमाकर बोली, सेलिना तू बेहया औरत, कोई मर्द तुझसे प्यार नहीं करता, इसलिए तूने मेरा मंगेतर छीन लिया। सेलिना के चेहरे पर गुस्से की झलक आई। इज़ाबेल के शब्दों ने उसके दिल की एक नाजुक जगह को छू लिया था। सच तो ये था कि ऑसवाल्डो पहले इज़ाबेल का मंगेतर था। अगर इज़ाबेल उस दिन शादी से भागी ना होती तो आज ऑसवाल्डो की बीवी सेलिना नहीं वही होती। इज़ाबेल ने इस बात को बार बार हथियार बनाकर सेलिना को ताना मारा था। सेलिना ने कुछ नहीं कहा, बस झुककर रेड जेड उठाया। इज़ाबेल समझ गई कि वो क्या करने वाली है। उसने हाथ पैर फेंकने शुरू किए, पागलों की तरह चिल्लाई, दूर रह, ये मेरा है, मेरा। सेलिना ने ठंडी नजर से देखा और अपने पैर से इज़ाबेल की छाती पर जोर से दबाया। इज़ाबेल दर्द से चीख उठी। फिर सेलिना ने घृणा से भरे चेहरे के साथ इज़ाबेल की गर्दन से वो रेड जेड खींचकर निकाल लिया। इज़ाबेल ने देखा कि रूबी ले जाई जा रही है तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अचानक वह बिना सोचे समझे सेलिना पर झपट पड़ी, रूबी वापस छीनने की कोशिश में। सेलिना अचानक हुए हमले से चौंक गई। इज़ाबेल ने उसका उंगली इतनी जोर से दबाया कि रूबी उसके हाथ से फिसलकर दरवाजे के पास जमीन पर गिर गई। उसी पल जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुला, जिससे दोनों औरतें चौंक गईं। दरवाजे पर काले कपड़ों में एक आदमी खड़ा था, तेज नए नक्श और इतना ठंडा, खतरनाक एहसास कि किसी की भी रूह कांप जाए। रूबी उसके पैरों के पास आकर रुकी। सेलिना ने क्राइस्ट को देखा तो उसका चेहरा तन गया। उसने नहीं सोचा था कि वह इतनी जल्दी पहुंच जाएगा। उसने ठंडी नजर से इज़ाबेल की ओर देखा, यह जहरीली औरत वाकई बहुत किस्मत वाली थी। इज़ाबेल ने भी क्राइस्ट को देखा और उसके आमतौर पर भावहीन चेहरे पर बेइंसाफी का चेहरा उभर आया। आंसू गिरते हुए वह रो पड़ी, ब्रदर, सेलिना, उस औरत ने मुझे मारा और मेरी रूबी छीन ली। जल्दी से पकड़ो उसे, मार दो उसे। क्राइस्ट की गहरी ठंडी नजर इज़ाबेल के चेहरे पर टिकी रही। वह नीचे गिरी हुई थी, रो रही थी, दया मांग रही थी और उस हालत में सेलिना और भी निर्दयी लग रही थी। कुछ देर बाद क्राइस्ट की नज़र सेलिना पर टिकी। सेलिना उसकी तीखी नज़र से असहज हो उठी। उसे लगा आज उसका गुस्सा पहले से ज्यादा खतरनाक था, शायद क्योंकि उसने इज़ाबेल को चोट पहुंचाई थी। उसने भौहें सिकोड़ी, वह जानती थी कि यह आदमी अभी इज़ाबेल के किए अपराधों से अनजान है। आज की रात शायद ठीक से खत्म नहीं होगी। ठंडे चेहरे के साथ सेलिना ने इज़ाबेल के पैर पर और जोर से दबाव डाला और कहा, इस आदमी के आने से कुछ नहीं बदलता, तेरे जैसे लोगों को जीने का हक नहीं। इज़ाबेल दर्द से चीख पड़ी और सेलिना की टांग पकड़ने की कोशिश की। सेलिना पीछे हटने ही वाली थी कि किनारे से एक जोड़ी कैंची उड़ी और इज़ाबेल के हाथ पर जा लगी। उसके नाखून टूट गए, खून बह निकला और वह जमीन पर गिरकर रोने लगी। ब्रदर, बचाओ, प्लीज बचाओ मुझे। लेकिन क्राइस्ट ने उसकी ओर एक कदम भी नहीं बढ़ाया। वह बस खड़ा रहा, गहरी ठंडी आंखों से सेलिना को देखता हुआ। समझना मुश्किल था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। थोड़ी देर पहले के उस इंटेंस किस के कारण सेलिना ने पीछे मुड़कर ऑसवाल्डो को नहीं देखा, लेकिन क्राइस्ट की नज़र में कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो उसे असहज कर रहा था। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ इज़ाबेल की सिसकियां गूंज रही थीं। सेलिना को एहसास हुआ कि ये दोनों आदमी, जो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ रहते थे, आज असामान्य रूप से चुप थे। हवा भारी लग रही थी, जैसे उसमें खून की गंध घुली हो। सेलिना कुछ कहने ही वाली थी कि ऑसवाल्डो की आवाज़ आए, सेलिना, वापस आओ। वह रुकी, लेकिन मैंने अभी, मेरी बात सुनो, ऑसवाल्डो ने शांत मगर सख्त लहजे में कहा, होठों पर ठंडी मुस्कान के साथ। मैं वादा करता हूँ, जो तुम्हारा है वह पूरा तुम्हें मिलेगा। सेलिना पूरी तरह नहीं समझी कि वह क्या कहना चाहता है, लेकिन वह जानती थी कि दुश्मनों के सामने उसे अपने पति को नाराज नहीं करना चाहिए। उसने इज़ाबेल को ठंडी नज़र से देखा और फिर धीरे धीरे ऑसवाल्डो की ओर बढ़ गई। पीछे क्राइस्ट उसकी जाती हुई परछाई देखता रहा, मुठ्ठियां कसते हुए। सेलिना ऑसवाल्डो के पास पहुंची। कमरे की ज्यादातर चीजें लड़ाई में टूट चुकी थी, सिर्फ वही सोफा सही सलामत था जिस पर ऑसवाल्डो बैठा था। वह बैठी ही थी कि ऑसवाल्डो ने उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लिया, जाहिर कर दिया कि वह उसकी है। सेलिना को इसमें कोई परेशानी नहीं हुई, वह पहले भी ऐसी नज़दीकियों की आदी थी। क्राइस्ट ने ये सब देखा तो उसका चेहरा काला पड़ गया, लगभग विकृत। लड़की उसके बाहों में थी, होंठ सूजे हुए थे,
आंखों में नमी, सब बता रहे थे कि उसे अभी अभी किस किया गया था। कुछ पल तक ऑस्वाल्डो के चेहरे को देखते हुए सेलिना ने उसकी ठोड़ी पर हल्के से काट लिया, बस अपना गुस्सा निकालने के लिए। सेलिना ने खुद को समझाया था कि उसे इज़ाबेल और ऑस्वाल्डो की सगाई की परवाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब भी इज़ाबेल उसे उस बात का ताना देती, वह भीतर से बेचैन हो जाती। जब वह उठी, ऑस्वाल्डो के चेहरे पर दांत का साफ निशान था। सेलिना को थोड़ा पछतावा हुआ, क्या उसने ज्यादा जोर से काट लिया? अगर उसके लोग उसे ऐसे देखते तो क्या अजीब नहीं लगता? ऑस्वाल्डो ने उसकी झिझक भरी नजर देखकर मुस्कुराया। क्या तुम मेरी उस औरत से सगाई की चिंता कर रही हो? सेलिना ने पलकें झपकाईं, चाहा कि बेपरवाह बनकर कह दे कि उसे फर्क नहीं पड़ता, आखिर उसका खुद का रिश्ता डोमिनिक से भी तो कुछ कम उलझा नहीं था। लेकिन इज़ाबेल की वो घमंडी बात याद आ गई और वह खुद को रोक न सकी। धीरे से बोली, थोड़ा गलत कहना होगा, लगता है दादाजी की आंखें बहुत अच्छी नहीं हैं। उसके लहजे में ऑस्वाल्डो के लिए नरमी थी। ऑस्वाल्डो ने उसकी गहरी आंखों में झांका, जिनमें चमक और गुस्सा दोनों थे, और धीमे स्वर में कहा, क्या तुम जानना चाहोगी कि ये सगाई कैसे हुई थी? सेलिना का दिल एक पल को थम गया। वह जानती थी कि एंटोनियो ने ही ऑस्वाल्डो को मजबूर किया था इज़ाबेल से शादी करने के लिए, लेकिन असल वजह क्या थी, ये बात वह कभी नहीं जान पाई थी। अब ऑस्वाल्डो की आवाज़ में एक रहस्य छिपा था, जैसे इसके पीछे कोई गहरी साजिश हो।